बात करेंगे। हमारा सेकंड चैप्टर जो शुरू में पहले हो चुका है, इस मैटर अराउंड अस प्योर, आधा हो चुका है। हम इसके आगे शुरू करेंगे मिश्रण से। ठीक है, तो मिश्रण क्या होता है? किसी भी अनुपात में मिश्रित संपर्क में दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक होते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। यानी हमारे पास में कोई भी एक यौगिक है, उसमें हमारे पास या तो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स है, और वो किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकते हैं जो हमें पता नहीं है। इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकते हैं, किसी भी अनुपात में हो सकते हैं, तो उसे मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लें, जो हम घर पे चूड़ा बनाते हैं, है ना, जो हम घर पे पोहा चिवड़ा जो बनाते हैं, जो होता है वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है क्या, कि उसमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें मिली होती है, तो वो अलग अलग प्रोपोर्शन में, अलग अलग अनुपात में होती है, कोई कम कोई ज़्यादा, है ना। जैसे मसाला मिला है तो मसाला कम ज़्यादा हो सकता है, कुछ भी अनुपात में हो सकता है, वो कुछ पक्का नहीं होता कि कितना होगा, तो वो एक मिश्रण है। मिश्रण क्या होता है? मिक्सचर जो होता है, मिश्रण क्या होता है? इट कंटेन्स टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन क्लोज कॉन्टैक्ट मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन। ये याद रखना, किसी भी अनुपात में हो सकते हैं, इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी अनुपात में। ठीक है, अब अगला पॉइंट, घटकों को भौतिक या यांत्रिक साधनों द्वारा अलग किया जा सकता है। यानी जो उसके जितने भी जो उसमें हमने जो कुछ भी हमारे पास में उसमें है, किसी भी मिक्सचर में, किसी भी मिश्रण में जो भी हमारे पास में है कंस्टिट्यूएंट्स, तो उनको हम लोग फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसेसेस से, फिजिकल या मैकेनिकल मीन से अलग कर सकते हैं, भौतिक या यांत्रिक साधनों से। यानी कोई साधन हो जाए हमारे पास, उससे, या किसी भी फिजिकल मीन्स से। जैसे अगर हमने मान लो मिट्टी और रेता मिला दी, पत्थर और रेता मान लो मिला दी, तो उसको अगर हमको अलग करना है, तो पत्थर बड़े बड़े होते हैं तो उसे हम हाथ से हटा सकते हैं, पिकिंग के द्वारा हम लोग पत्थरों को अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से पत्थर और रेता का एक मिश्रण है, तो उसमें से हम लोग दोनों को अलग कर रहे हैं, तो वो हो गई हमारी एक फिजिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड, तो हम क्या कर सकते हैं, एक छलनी ले ली और उसमें से हमने ये मिश्रण को चला दिया, तो क्या होगा, सारी रेता इससे पार हो जाएगी और पत्थर ऊपर बच जाएंगे, तो हमारी मैकेनिकल मेथड होगी। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी मिश्रण के कंस्टिट्यूएंट्स को, किसी भी मिश्रण के जो पार्ट्स उनको अलग करने के लिए फिजिकल या मैकेनिकल मीन्स यूज़ कर सकते हैं। अब अगला, उनके पास कोई निश्चित गलनांक या क्वथनांक नहीं होता है। यानी मिश्रण का कोई निश्चित गलनांक या क्वथनांक क्या होता है? मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट। यानी मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि हम किसी चीज़ को मेल्ट कर रहे हैं, यानी पिघला रहे हैं। हमारे पास मान लो लोहा है, तो इसे हम पिघला रहे हैं, तो वो जिस टेम्परेचर पे वो पिघलने लग जाता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। यानी इस टेम्परेचर पे वो गल रहा है। ठीक है, और क्वथनांक होता है लिक्विड का। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, यानी उबलना। जैसे पानी है, तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, तो ये पानी का क्वथनांक है। ठीक है, तो इस तरीके से, तो अगर हमारे पास में कोई भी मिश्रण होता है तो उसका कोई निश्चित गलनांक या क्वथनांक नहीं होता है। ठीक है, याद रखना, अगर हमारे पास में कोई मिश्रण है तो उसका निश्चित गलनांक या क्वथनांक नहीं होता है। वे इसके घटक पदार्थों के गुणों को दिखाते हैं। जो भी हमारा मिश्रण है उसके घटक, जो उसके घटक है, मतलब जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स है, उनके गुणों को दिखाता है। जैसे अगर हमने पानी और शक्कर का घोल बनाया, ये एक मिश्रण है, कुछ भी अनुपात में हो सकता है। ठीक है, पानी शक्कर का घोल बनाया, तो ये भी एक मिश्रण है। तो क्या होगा कि जो शक्कर का पानी है, ये शक्कर की प्रॉपर्टीज भी दिखाएगा और पानी की प्रॉपर्टीज भी दिखाएगा। उसके कंस्टिट्यूएंट्स है ना, उसके घटक है, तो उनके दोनों के गुण दिखाएगा। जैसे पानी तरल है, तो शक्कर का पानी भी तरल ही रहेगा। इस तरीके से जितने भी गुण है वो दोनों के गुण दिखाता है। फिर अब आगे हम आते हैं मिश्रण के प्रकारों पे। मिश्रण दो तरीके के हो सकते हैं, एक समरूप यानी होमोजीनियस, और दूसरा विषम रूप यानी हेटेरोजीनियस। ठीक है, हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस। तो हम दोनों को समझेंगे एक एक करके क्या क्या होता है। तो सबसे पहले समरूप मिश्रण यानी होमोजीनियस मिश्रण। तो होमोजीनियस मिश्रण वो मिश्रण होते हैं जिनके घटक कुछ समान अनुपात में मिलाए होते हैं। जैसे पानी है, तो पानी किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो दो हाइड्रोजन ले रहे हैं और एक ऑक्सीजन ले रहे हैं, तभी पानी बन रहा है, तो हमेशा ये अनुपात रहेगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, तो ये हो गया होमोजीनियस। अब हेटेरोजीनियस क्या होता है?
जो किसी भी अनुपात में मिलाया हो। अब हम कुछ भी मिला सकते हैं कोई भी अनुपात में, तो वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल देखेंगे। होमोजेनियस मिक्सचर का एक एग्जाम्पल है सॉल्यूशन, विलयन। कोई भी चीज़ों का, दो या दो पदार्थों का समरूप मिश्रण, ये समरूप मिश्रण है होमोजेनियस मिक्सचर। दो या दो से अधिक पदार्थों का समरूप मिश्रण सॉल्यूशन कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, एक विलायक होता है और एक विलेय होता है। एक सॉल्यूशन मतलब विलयन, विलयन में क्या होता है, विलायक और विलेय। ठीक है, अब विलायक क्या होता है, विलायक वो चीज़ होती है जिसके अंदर हम कोई चीज़ मिला रहे हैं, यानी जैसे शक्कर और पानी का ही घोल हमने बनाया था, है ना, शक्कर और पानी का घोल बनाया था, तो पानी जो होगा वो विलायक होगा जिसके अंदर हम लोग कुछ चीज़ मिला रहे हैं। इंग्लिश में वो होता है सॉल्वेंट, और दूसरा होता है सॉल्यूट। सॉल्यूट यानी विलेय, जो हमने उसमें मिलाया है, जैसे शक्कर जो कम मात्रा में, तो ये विलेय होगी। तो इस तरीके से कोई भी एक विलयन में दो चीज़ें होती है, विलायक और विलेय। ठीक है, अगला पॉइंट, जो सॉल्यूशन होता है इसके कण व्यास यानी पार्टिकल की डायमीटर 1 nm से कम होती है। 1 nm मतलब 1 नैनोमीटर। इसकी जो पार्टिकल होती है उनकी डायमीटर 1 नैनोमीटर से कम होती है। डायमीटर यानी जैसे ये कोई एक कण हुआ, तो इसकी डायमीटर यानी ये जो है ना, ये लंबाई, व्यास, सबसे बड़ी जो कोई भी पार्टिकल की दूरी होगी, जो हाइट होगी, जो भी उसका डायमेंशन होगी, ठीक है, ये होती है डायमीटर, व्यास। ठीक है, तो ये 1 नैनोमीटर से कम होगी, 1 नैनोमीटर या उससे कम होगी। ठीक है, तो अगर किसी मिश्रण के पार्टिकल्स का डायमीटर 1 नैनोमीटर से कम है तो उसे हम विलयन बोल सकते हैं। ठीक है, और इनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, मतलब आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी अगर हम लोगों को ये कण देखना है तो। अब क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे हैं, तो क्या होगा कि मान लो ये हमारे पास में एक विलयन है इसके अंदर, ठीक है, और सूरज से रोशनी आ रही है, तो क्या होगी, सूरज की रोशनी से सीधे पार होकर चली जाएंगी। जैसे पानी होता है ना, पानी से सीधे पार होकर चली जाती है, हमें पानी में कुछ दिखता नहीं कि पानी के अंदर क्या क्या, तो वो एक विलयन है। तो क्या होता है कि जो पानी के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो ये लाइट को वापस नहीं भेज पाते हैं। ठीक है, ये लाइट को वापस नहीं भेज पाते और लाइट सीधे सीधे क्रॉस कर जाती है। ठीक है, लाइट सीधे क्रॉस कर जाती है। तो जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, किसकी, विलयन की प्रॉपर्टी होती है कि वो सूर्य की किरणों को बिखेरते नहीं है। लाइट पाथ इज नॉट विजिबल इन बिकॉज दे डू नॉट स्कैटर लाइट। ठीक है, लाइट उसे पार हो जाएगी, हमको पता नहीं चलेगा लाइट किस पाथ से गई। अब यह एक स्थिर समाधान है, यानी ये एक स्टेबल सॉल्यूशन होता है, स्टेबल मिक्सचर होता है, और इसको हम लोग फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन यानी निस्पंदन, कि हमने एक फनल लगा लिया, कोई भी फिल्टर लगा लिया, और इससे हमने इस सॉल्यूशन को डाला, है ना, बीकर के अंदर डाला हमने, एक फिल्टर लगा दिया और इससे हम लोग डाल रहे हैं, तो यहाँ पे हमको वही मिलेगा जो ऊपर था, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन को फिल्ट्रेशन से पृथक नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्म्स होती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसमें कुछ टर्म्स होती है, हम वो समझेंगे क्या होती है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी एक समाधान की एकाग्रता, यानी वो कितना एकाग्र है, कितना गाढ़ा है। कंसंट्रेशन यानी गाढ़ापन होता है। ठीक है, तो कोई विलयन कितना गाढ़ा है हम वो देखेंगे। तो मान लो हमने क्या किया, 50 ग्राम शक्कर 100 ग्राम पानी में डाली। ठीक है, शक्कर और पानी, और ये एक हुआ। ठीक है, इसमें शक्कर डली हुई है, जो भी डला हुआ है। अब एक दूसरा है, उसमें क्या किया, 100 ग्राम शक्कर 100 ग्राम पानी में डाली, तो क्या होगा, सीधी बात है, शक्कर का ये पानी ज़्यादा गाढ़ा होगा, है ना, यानी इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। ज़्यादा गाढ़ा पानी यानी इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा। ठीक है, तो यही हम लोग समझेंगे कि कौन कितना ज़्यादा होता है, हम इसकी न्यूमेरिकल मात्रा कितनी होगी वो समझेंगे। ठीक है, तो अब जैसे हमने ये दो एग्जाम्पल लिए, तो अभी हम ये दो एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग 3 तरीके से बता सकते हैं कि कौन कितना गाढ़ा है। एक होता है मास बाय मास परसेंटेज, यानी द्रव्यमान से द्रव्यमान का अनुपात। इसमें क्या होता है कि जैसे 50 ग्राम अगर शक्कर है, 100 ग्राम पानी है। ठीक है, शक्कर और पानी, है ना, 50 ग्राम शक्कर है, 100 ग्राम पानी है, तो शक्कर क्या हुई, अब यहाँ पर सॉल्यूट हुआ, सॉल्यूट यानी विलेय। ठीक है, सॉल्यूट यानी विलेय।
ये सबसे पहला दिख रहा है हम लोग, ये वाला है ना। मास ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय का मास यानी 50 ग्राम गुणित 100, यहाँ जो हमारा ये फॉर्मूला दिया हुआ ये वाला, ठीक है, अपन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो अब सॉल्यूशन का मास यानी क्या होगा, विलेय का प्लस विलयन का, जो दोनों हमारे पास है ना, ये दोनों का मिला के होगा। तो विलेय प्लस विलयन कितना है, 50 प्लस 100, यहाँ पूरा आएगा इसके बटे में, ठीक है। तो अभी हमें कैलकुलेट करते हैं कितना होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 50 गुणित 100, तो ये हो जाएगा, इसके आगे 2 जीरो और, ठीक है। और 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा, ये 150 होगा ना, 100 और 50 150। तो ये आ गया हमारा 5000 बटे 150, ठीक है। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, 5000 बटे 150, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, अभी कितना बचा, 500 बटे 15। अब इसको हम जैसे जैसे आगे सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आंसर आता जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। 5 से गया है 3 बार, 5 से गया है 100 बार, तो 100 बटे 3, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, 100 बटे 3 हो रहा है ये। इसके आगे हम सॉल्व करते हैं 100 बटे 3, 100 बटे 3, तो ये कितना होगा, 33.33%, ठीक है। ये आ गया आंसर, किसमें, मास बाय मास में। तो ये किसका हुआ, जब हमने शक्कर कितनी ली, 50 ग्राम। अब हम शक्कर लेते हैं 100 ग्राम और पानी भी 100 ग्राम, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट यानी शक्कर का कितना, 100 गुणित 100, ठीक है। एक सेकेंड, कितना हो जाएगा, 100 गुणित 100 बटे में मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, ये 100 धन ये 100, ये 100 है ना, यहाँ लिखने में थोड़ा 100, शक्कर भी 100 ही ली थी दूसरी बार में, पानी 100 लिया था। तो 100 धन 100 कितना हो गया, 100 और 100 200 है ना, तो मैं यही लिख देता हूँ 200। और ये 100 गुणित 100 कितना हो जाएगा, 10,000। तो 2 जीरो से 2 जीरो हो गया और 2 से 100 काटा तो कितना हो जाएगा, 50। तो हमारा आंसर आ गया 50, है ना। अब देखो, जब शक्कर अपन ने 50 ली थी उस टाइम आंसर था 33.33%, और जब 100 ग्राम लिए तो कितना आया, 50। यानी इसका कंसेंट्रेशन ज़्यादा है जिसमें 100 ग्राम शक्कर ली थी, किसके मुकाबले जिसमें 50 ग्राम शक्कर ली थी। यानी ये सीधी बात गाढ़ा ही है। अगर हम लोग 100 ग्राम पानी में 100 ग्राम शक्कर डाल रहे हैं तो गाढ़ा कौन सा होगा, 50 ग्राम, 100 ग्राम में से 100 ग्राम वाला। तो वो हमने मैथमेटिकली देख लिया कि कितना अनुपात हो सकता है। तो ये 50% गाढ़ा होता है और ये 33.33% गाढ़ा होता है, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहला देख लिया, कौन सा, मास बाय मास वाला। अब हम दूसरा देखते हैं। अब मैं सारे के लिए क्वेश्चंस तो नहीं करूँगा, तुम लोग समझ लेना। दूसरे के लिए भी हम लोग कर लेते हैं, शक्कर और पानी। अब हम क्या करते हैं, मास बाय वॉल्यूम, मतलब हम लोग क्या लेंगे, सॉल्यूट जो रहेगा वो ग्राम में रहेगा और वॉल्यूम ये ml में रहेगा। यानी पानी को अब हम लोग ml में लेंगे, 100 ml बोल सकते हैं अपन, शक्कर ग्राम में रहेगी, ऐसा। अब इसको भी ऐसे कर लो, 50, जिस तरीके से अभी हमने किया था वैसे ही 2 एग्जाम्पल लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें अंतर क्या रहेगा, ऊपर में क्या हो रहा था कि दोनों ग्राम में थे, ऊपर भी थे नीचे भी ग्राम ग्राम थे, ग्राम बटे ग्राम हो रहा था, तो इसकी कोई यूनिट नहीं आ रही थी, ये सीधे क्या, प्रतिशत आ रहा था, क्या आ रहा था, प्रतिशत आ रहा था। लेकिन अब इसमें क्या होगा, इसमें ऊपर ग्राम है और नीचे ml है, तो ग्राम बटे ml प्रतिशत आएगा, ये ग्राम बटे ml प्रतिशत, ये याद रखना हमेशा। कौन सा, मास बाय वॉल्यूम। अब तीसरा है, तो तीसरे में क्या है, दोनों वॉल्यूम में लेना है, ml, तो ऊपर भी ml नीचे भी ml, तो यहाँ भी ml से ml कट गया, तो ये भी सिर्फ प्रतिशत में आएगा। तो ये याद रखना कि ऊपर वाला प्रतिशत में आएगा और नीचे वाला भी प्रतिशत में आएगा, लेकिन बीच वाला ग्राम बटे ml प्रतिशत आएगा, ठीक है। तो ये हमने 3 कंसंट्रेशन टर्म देख ली कि किससे हम लोग किसका गाढ़ापन कितना बता सकते हैं। अब एक टर्म आती है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता, कौन कितना घुल रहा है, मतलब वही है। देखो, अगर हमने क्या किया, 100 ग्राम पानी लिया, है ना, देखो हमने लिया 100 ग्राम पानी, इसमें पहले मिलाई 50 ग्राम शक्कर, ठीक है। 50 ग्राम शक्कर पूरी घुल गई, मान लो 50 ग्राम शक्कर पूरी घुल गई,
है ना। अब इसके बाद हमने और डाली 50, तो 50 और 50 कितनी हो गई, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम शक्कर भी मान लो पूरी घुल गई। अब हमने और डाली 50 ग्राम, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि ये घुल ही नहीं रही है, या इसमें से जमी बैठी हुई है ढेर सारी नीचे, घुल ही नहीं रही है। इसका मतलब क्या है कि जितनी शक्कर पानी घोल सकता था उतनी वो घोल चुका है, इसके ऊपर नहीं घोल सकता है। यानी क्या हुआ था, हमने हमने क्या किया था, हम पहले 50 मिलाई, है ना, हमने पहले 50 मिलाई और दूसरी बार में फिर से 50 मिलाई, दोनों बार मिल गई, यानी 50 50 100 मिला दी थी। इसके बाद हमने और 50 डाली, लेकिन ये घुल नहीं पाई। ठीक है, यानी 100 पे ये इसकी घुलनशीलता खत्म हो गई, अब इसके आगे हम लोग और नहीं घुला सकते थे। तो ये होती है सॉल्युबिलिटी, कि कोई सॉल्वेंट यानी कोई विलायक कितने विलय को अपने अंदर घुला पा रहा है, तो ये उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, अभी टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहा तो ज़्यादा चीज़ें घुला सकता है। ठीक है, ये याद रखना। आते हैं अगली स्लाइड पे। हमने देख लिया होमोजीनियस सॉल्यूशन, है ना, सम सम देख लेते। अब हम विषम देखेंगे, विषम रूप। तो इसका एक एग्जाम्पल होता है निलंबन। ठीक है, निलंबन यानी सस्पेंशन। सस्पेंशन यानी सीधी बात होता है सस्पेंशन होना, यानी सस्पेंड होना। यानी हमने अगर कोई विलायक लिया, यानी कोई सॉल्वेंट लिया जिसके अंदर हम लोग कुछ मिलाते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग कुछ मिलाते हैं उस तो उसमें अगर हम लोगों ने क्या किया, एक सॉल्वेंट लिया, हाँ, और इसके अंदर हम लोगों ने विलय के कण डाले। ठीक है, विलय के कण डाले, यहाँ पे सॉल्यूट डाला। ठीक है, तो क्या होगा, एक सेकेंड, हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया, इसके अंदर कुछ विलय डाला, लेकिन क्या हो रहा है कि ये सॉल्यूशन हमारे पास भरा पड़ा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जितने भी विलय के पार्टिकल जो हमने यहाँ डाले थे वो नीचे आके बैठ जा रहे हैं यहाँ सबसे नीचे तली में। तो ये कैसा दिखेगा, ये पानी तो पूरा ऐसा, मतलब जो लिक्विड पूरा भरा हुआ है, लेकिन तली में सारे विलय के कण बैठे हुए हैं। तो ये हमारा सस्पेंशन होता है। ठीक है, समझ गए सस्पेंशन क्या होता है, जिसमें विलय के कण नीचे जाके बैठ जाते हैं। सॉल्यूट्स गेट सस्पेंडेड, विलय कण विलायक के पूरे बल्क में निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या है कि इसमें क्या होता है कि इसके पार्टिकल्स हमको ऐसी आंखों से दिखते हैं। हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, हमने लिया पानी और पानी में डाल दी मिट्टी, है ना, तो दिखती है ना मिट्टी हमको पानी में से दिखती है ना। और कुछ देर हम लोग अगर ये मिट्टी के पानी को छोड़ दे तो क्या होता है, मिट्टी जाके तली में बैठ जाती है। तो ये है हमारा सस्पेंशन यानी निलंबन का एग्जाम्पल। ठीक है, अब क्या होता है कि इसको हम लोग निस्पंदन से अलग कर सकते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन यानी फिल्टर करना। हमने कोई एक फिल्टर लिया, है ना, फिल्टर पेपर लिया या कुछ भी लिया ऐसा, इसमें से छोटे छोटे छेद होते हैं, इसके ऊपर हमने ऐसा वो पानी डाला मिट्टी का, तो क्या होगा, यहाँ पे पानी मिल जाएगा और मिट्टी यहाँ जमा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निलंबन का एग्जाम्पल। अब एक टिंडाल इफेक्ट शो करता है। अब समझो ना टिंडाल इफेक्ट क्या होता है। टिंडाल इफेक्ट जब जो विलय के कण होते हैं जो हमारे कोई भी विलयन में है वो बड़े होते हैं, जो सूर्य की रोशनी जो होती है, ये मान लो ये ऐसी जा रही है सूरज की रोशनी, और इसके रास्ते में एक कण ऐसा आ गया जो सूरज की रोशनी की ये जो है ना ये इससे बड़ा है ना, ये इससे बड़ा है। तो क्या होगा, लाइट टकराएगी, या तो ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी, कहीं से टकरा के जाएगी ना। तो इससे क्या होगा, इससे लाइट का पूरा पाथ बिगड़ जाता है, तो लाइट किधर भी जाती है। तो हमको इससे क्या होता है कि ये कण साफ साफ दिखने लगते हैं। तो पूरी लाइट की जो किरणें जाती रहती है इसी ढेर सारी, तो इनके रास्ते में हमको ढेर सारे कण ऐसे दिखते हैं, है ना, ढेर सारे कण ऐसे ऐसे दिखते हैं। तो ये होता है टिंडाल इफेक्ट। अब इसका हम एग्जांपल देखें तो कभी देखा होगा घर पे सुबह सुबह खिड़की से रोशनी आती है ना, तो उसमें हम लोग को दिखते हैं धूल के कण छोटे छोटे, तो वो एक टिंडाल इफेक्ट है। ठीक है,
होता है ना, ऐसे खिड़की होती है घर की और यहाँ से ऐसे किरणें आती है, ऐसी किरणें आती है, तो इसमें हमको ऐसे मिट्टी के कण दिखते हैं, छोटे 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 छोटे। तो ये होता है टिंडल इफेक्ट। ये हो गया हमारा निलंबन। अब हम दूसरा देखेंगे, कोलॉइड। ठीक है, कोलॉइड। कोलॉइड क्या होता है? ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, सजातीय मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर होता है विषम विषम मिश्रण का, यानी हमारे पास में दो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, दो विषम मिश्रण है, विषम रूप मिश्रण है, और इनको हमने कुछ अनुपात में मिलाया। मान लो ये 3 कण अगर कोई मिश्रण के लिए और 4 कण कोई दूसरे मिश्रण के लिए, और ये अनुपात में हमेशा मिला रहे हैं, तो ये होता है कोलॉइड। ठीक है, और इसके कण भी बड़े बड़े होंगे, तो ये भी हमको टिंडल इफेक्ट शो करता है। ठीक है, क्योंकि ये मिश्रण जो है विषम मिश्रण का है, तो इसके कण बड़े बड़े होते हैं और ये हमको टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, और लेकिन क्या होता है कि ये शांत नहीं होता है। अगर हमने जैसे मिट्टी का पानी रहा तो वो उसमें मिट्टी बैठ जाती है ना, लेकिन इसमें मिट्टी नहीं बैठती। इसमें कण इतने छोटे नहीं होते, इतने बड़े नहीं होते कि वो नीचे जाके बैठ जाए। ठीक है, और ये हमको लगता है कि ये होमोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन होमोजेनियस नहीं होता है। जैसे हमने बहुत ऐसे कण लिए जो नीचे नहीं बैठ रहे। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, चूने का पानी ले लो। चूने के पानी में चूने के कण इतने छोटे होते हैं कि वो टिंडल इफेक्ट शो कर सकते हैं, लेकिन उसका कलर सफ़ेद होता है, इसलिए हम लोग उसमें सूरज की किरणें नहीं दिखती है। लेकिन अगर उसको हमने बहुत देर के लिए छोड़ दिया तो नीचे नहीं बैठते वो कण। ठीक है, तो ये हमारा कोलॉइड हुआ। ठीक है, और इट कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। अब सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या होती है? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में क्या होता है कि ऐसा होता है कि उसमें एक चीज़ दूसरी चीज़ से भारी होती है, तो क्या होगा? भारी होगी, या फिर इसका शेप साइज थोड़ा छोटा बड़ा होगा, या डेंसिटी कम ज़्यादा होगी। डेंसिटी वही भारीपन कितना ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से हम लोग इसके दो कणों को अलग अलग करते हैं। तो ये होती है हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। अब हम लोग देख लेंगे सेपरेशन टेक्निक्स। तो सबसे पहली है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन यानी होता है इवेपोरेट होके जाना, यानी भाप बन के उड़ जाना, वेपर बन के उड़ जाना। ठीक है, वाष्पीकरण। इवेपोरेशन को हम हिंदी में बोलते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है यानी विलायक, विलायक तरल होता है, और विलय गैर वाष्पशील होता है, यानी यह विलय नहीं उड़ेगा। तो इस टाइप के सॉल्यूशन जो होते हैं इनको हम लोग वाष्पीकरण से अलग करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में स्याही है ना, पेन जो होता है, हमारा जो पेन होता है ना, पेन है, तो पेन में जो स्याही होती है ना, इसके अंदर जो स्याही होती है, अब ये अलग अलग कलर होते हैं इसमें, एक स्याही में बहुत सारे कलर होते हैं। तो इनको अगर हमको अलग करना है तो इसके लिए हम लोग इवेपोरेशन मेथड करते हैं। अब इसमें क्या होगा, हमने ले ली इंक, थोड़ी सी एक प्लेट में इंक ले ली है ना, और इसको हम लोग कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, भाप बना रहे हैं, भाप से गर्म कर रहे हैं। तो क्या होगा, भाप अब इसको गर्म करेगी, तो इसमें से जो इंक है वो यही रह जाएगी, और जो वेपर है जो भाप बन के उड़ सकता है वो उड़ जाएगा, और यहाँ इंक बच जाएगी। जो वाष्पशील चीज़ें हैं, जैसे मान लो हमने इंक और पानी का मिक्सचर बनाया और उसमें पानी उड़ाना है, तो पानी को हम लोग ऐसे गर्म करके उड़ा देंगे और यहाँ इंक बच जाएगी। तो ये होता है हमारा इवेपोरेशन। ठीक है, दूसरी मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन, जो अभी हम बात कर रहे थे। इसमें क्या होता है, जब तरल में ठोस का कण बहुत छोटे छोटे होते हैं तो लागू किया जाता है। यानी कोई हमने तरल लिया, ठीक है, कोई लिक्विड लिया, और उसमें ठोस कण बहुत छोटे छोटे, जैसे हमने चूने के पानी की बात की थी, तो उसके हम लोग ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, है ना। जैसे हम घर पे क्या करते हैं, मलाई होती है ना, मलाई निकालते हैं हम दूध से, मक्खन अलग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, मथते हैं, मथना कहते हैं ना, मथते हैं उसको। तो उससे क्या होता है, जो भारी चीज़ें होती है वो नीचे बैठ जाती है, और जो झाग होता है या जो हल्की चीज़ें होती है वो ऊपर आ जाती है। तो ये होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। अब तीसरी मेथड है सेपरेटिंग फनल। इसमें हम लोग एक फनल यूज़ करते हैं। ठीक है, एक फनल यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये फनल में दो लिक्विड जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते उनको लेते हैं, जैसे तेल और पानी। तेल पानी कभी एक दूसरे में मिक्स नहीं होता है, लेकिन हम इन दोनों को
एक तरीके से अलग नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोग सेपरेटिंग फनल यूज़ करते हैं। सेपरेटिंग फनल में क्या करते हैं कि इसमें हम लोग भर देंगे तेल और पानी, है ना, और फिर थोड़ी देर इसको जैसा का वैसा छोड़ देंगे। अब क्या होगा, थोड़ी देर इसको जैसा का वैसा छोड़ दिया तो दोनों में से कोई एक भारी होगा तो वो नीचे आ जाएगा और जो हल्का होगा ऊपर आ जाएगा। जैसे तेल और पानी अगर हमने लिया, ऑयल और वाटर, तो क्या होगा, ऑयल ऊपर रह जाता है और तेल नीचे आ जाता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक नल लगा दिया, है ना, स्टॉप कॉक लगा दिया, नल लगा दिया, जो भी बोलना है, और इसको खोल देते हैं जब तक कि ये पूरा पानी नीचे नहीं आ जाए। तो बचेगा क्या, यहाँ सिर्फ तेल बचेगा, पानी बाहर। तो ये होती है हमारी सेपरेटिंग फनल मेथड। अब चौथी मेथड है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन यानी वाष्प, इसको हम लोग वाष्प बना देते हैं, उपनल कहते हैं इसे, ठीक है। तो क्या होगा, उपनल होता है, इसमें क्या होता है कि जब हमारी कोई चीज़ भाप मतलब अपने आप बिना गर्म किए भी अपने आप हवा में उड़ जाए, तो उसके लिए हम लोग ये प्रोसेस यूज़ करते हैं। जैसे कपूर है, मान लो हमने कपूर को किसी में मिला दिया, तो क्या होगा, अब जो कपूर होता है ना वो उड़ता है। वो अगर उसको हमने ऐसे खुले में रख दिया तो उसका साइज कुछ दिनों बाद देखोगे तो छोटा हो जाता है, क्योंकि वो भाप बन के उड़ जाता है हवा में। और एक नेफ्थलीन की गोलियाँ जो हम लोग कपड़ों में रखते हैं, तो वो भी इस तरीके से भाप बन के उड़ जाती है, छोटी होती है ना कुछ दिनों में। तो ये उसी वही कारण होता है कि भाप बन के उड़ जाती है हवा में। भाप बन के नहीं, मतलब उसकी गैस निकलती है और छोटी होती चली जाती है, उसके कारण हवा में उड़ जाते हैं। तो इसको अब अगर हम लोग को क्या करना है कि जब ये चीज़ें कोई और चीज़ में मिक्स हो जाए और उसको अलग करना है, तो उसके लिए हम लोग ये मेथड यूज़ करते हैं। क्या करेंगे, उसको हम लोग एक प्लेट में लेंगे, मान लो कपूर नमक में मिक्स हो गया, ठीक है, और इसमें से हम लोग को कपूर चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको गर्म करो, बहुत देर तक ये गर्म करो। तो क्या होगा, कपूर उड़ जाएगा, है ना, कैम्फर, इंग्लिश में कैम्फर उड़ जाएगा और यहाँ पे नमक जैसा का वैसा रह जाएगा। तो ये होती है हमारी सब्लिमेशन। एग्जाम्पल इसका हम लोग मैंने बता दिया, कैम्फर। एक एग्जाम्पल और होता है अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। मतलब अगर हम लोगों ने नमक लिया और नमक के अंदर अमोनियम क्लोराइड मिला हुआ है, दोनों सफ़ेद ही होते हैं और दोनों से मिले हुए हैं, तो क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड जो होता है गर्म करने पे उड़ जाता है और नमक जैसा का वैसा रह जाएगा। तो ये हमारा सब्लिमेशन हो गया। अब पांचवी प्रोसेस है क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है कि मान लो हमारे पास में इंक है, और मैंने जैसे पहले बताया कि इंक में बहुत सारे कलर होते हैं और सारे कलर को हमको अलग करना है। मान लो लाल और नीला, हमारे पास दो कलर मिक्स है और हमको दोनों को अलग अलग करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये कलर को हम लोग एक पेपर पे डाल देते हैं, छोटे से पेपर पे डाल देते हैं, ठीक है, ऐसा। और इसको पानी के बीकर में से लटका देते हैं कुछ दूरी तक पानी भर के। तो जो पानी होता है ना, ये ऊपर चढ़ता है, पानी कागज के ऊपर चढ़ता है। तो जो इंक है ना, अब क्या होता है, इंक में दोनों इंक, जैसे लाल है, एक लाल है और एक ब्लू है, एक रेड है और एक ब्लू है। तो रेड इंक की पानी के साथ ऊपर चढ़ने की स्पीड कम होगी, ब्लू इंक की ज़्यादा होगी। तो क्या होगा, ब्लू इंक पानी के साथ ज़्यादा ऊपर तक चढ़ के यहाँ तक आ जाएगी, तो सारी ब्लू इंक इधर जमा हो जाएगी। जो रेड इंक है वो, उसकी स्पीड कम है तो आके यहीं तक जमा हो पाएगी, तो दोनों इंक हमारी अलग हो जाती है। तो ये होती है हमारी क्रोमेटोग्राफी, है ना। तो इसका एग्जांपल यही हो गया कि इंक के जितने कलर से उन सबको अगर अलग अलग करना है तो इसके लिए ये प्रोसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ये बताया, स्पॉट ऑफ इंक लगाया, है ना, ये स्पॉट ऑफ इंक लगाया और फिर इसको पानी में डाल दिया, तो क्या होगा कि पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा और हमको फिर दोनों इंक अलग अलग मिल जाएगी। अब आते हैं अगली प्रोसेस पे, ये है डिस्टिलेशन। इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो मिसिबल लिक्विड है, दो घुलनशील पदार्थ है। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, दूध और पानी, है ना। लेकिन दूध और पानी का जो है लगभग एक ही टेम्परेचर पे वो लोग भाप बनते हैं, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, दूध और पानी, हमने दूध और पानी मिलाया, अब हमको दोनों को अलग करना है। वो अच्छे से अलग तो नहीं होंगे पर कुछ मात्रा में अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब हमको चाहिए दोनों अलग अलग। तो होता क्या है कि मान लो हमारे पास कोई एक लिक्विड ए है, दूध पानी को छोड़ो, अभी एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है। ये मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप बन जाता है, और ये मान लो 150 डिग्री सेल्सियस, 125 डिग्री पे, मान लो 125 डिग्री सेल्सियस पे भाप बन जाता है। और अब मैंने किया दोनों को गर्म, तो क्या होगा, दोनों मान लो मिक्स है एक कंटेनर के अंदर, है ना। एक ऐसा कंटेनर है, इसके अंदर ए और बी दोनों मिक्स है। अब मैंने इसको किया गर्म, तो क्या होगा, जो 100 डिग्री सेल्सियस वाला है वो पहले भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा, है कि नहीं। और 125 वाला यही रहेगा, यानी बी यहीं पे रहेगा और ए उड़ जाएगा। तो अब ए उड़ रहा है तो हमको ए को उड़ने नहीं देना, ए को हम लोग एक जगह दूसरी जगह जमा करेंगे।
और इसको जमा करके अभी भाप हमारे पास जमा हो गई। अब इसको हम लोग कंडेंस कर देंगे। कंडेंस करने का मतलब होता है भाप से लिक्विड बनाना। तो एक होता है कंडेंसर, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। ये होता है कंडेंसर, इसको कहते हैं कंडेंसर। ये जो चीज़ है ना, ये घेरे के अंदर ये वाली, मैं इसको पहले सफ़ेद कर देता हूँ। अब इसको हटाऊंगा तो तुमको काला काला दिखेगा। ये होता है कंडेंसर। तो इसके अंदर वो जो भाप होती है वो वापस से लिक्विड बन जाती है, ठीक है। तो हम लोगों ने बनाई जो भाप है उसको हम लोग वापस से लिक्विड में जमा कर लेते हैं और इसको फिर कंडेंस करें तो एक जगह मिल जाती है, जैसे हम लोग यहाँ फोटो में देखते हैं, ठीक है। ये है फोटो, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या किया, यहाँ पे था हमारे पास में ना, यहाँ पे हमारे पास में था, एक सेकेंड, ओके, हाँ, यहाँ पे हमारे पास में एक लिक्विड था, ठीक है। इसको हमने किया गर्म, तो इसमें जो जल्दी भाप बन जाएगा वो यहाँ ऊपर आ गया होगा, है ना, यहाँ ऊपर आ गया होगा, यहाँ पे, ठीक है। ये भाप बन के ऊपर आ गया। उसको फिर हम लोग यहाँ कंडेंस कर लेंगे और वापस से फिर दूसरे डब्बे में जमा कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग को मिल जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि जो दो लिक्विड है हमारे पास, ए और बी, इन दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस 25 होना चाहिए। यानी एक का 100 है और दूसरे का 125 है, यानी 25 का डिफरेंस हो रहा है। यानी हम लोग ये विधि यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर डिफरेंस कम रहा, मान लो इसका 100 है और इसका कितना, इसका मान लो 110 ही है, तो उस टाइम पे हम लोग ये मेथड नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए हम लोग एक दूसरी मेथड यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि जब पानी ऐसे भाप बन के ऊपर उड़ता है ना, यहाँ से मान लो कोई लिक्विड भाप बन के ऊपर उड़ रहा है यहाँ पे, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐसे बीच में जगह जगह पे लॉक कर देते हैं। मैं बना के दिखाता हूँ, ठीक है। उसको हम लोग जगह जगह पे लॉक कर देते हैं। देखो, उसको हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसा ये है, इसमें से भाप बन के उड़ के जा रहा है, ठीक है, ऐसे भाप बन के उड़ के जा रहा है, तो ऐसे जगह जगह पे ढक्कन जैसे बना देते हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर थोड़ा बहुत भी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो, थोड़ा बहुत भी उड़ के जा रहा है, तो वो यही बीच में रुक जाएगा। और जो जल्दी उड़ रहा है तो वो उड़ते 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 पार हो जाएगा, ठीक है। तो उससे हम लोग को सिर्फ वही मिलेगा जो जल्दी उड़ने वाला है ना, जल्दी भाप बन जा रहा है। तो ये होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये देखो, जैसे ये यहाँ पे देखो, ये फोटो में देखो, ये है ये, इसमें से छोटी छोटी जगह बनी होती है पाइप के अंदर, तो वहाँ पे वो लिक्विड रुकते चले जाता है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और ऐसे में फिर दूसरी जगह हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी आखिरी मेथड पे, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि ये सॉलिड को, मतलब कोई एक सॉल्यूशन से सॉलिड को अलग निकालने के लिए यूज होती है, जैसे सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। क्या होगा, हमने क्या किया, समुद्र का पानी लिया एक कंटेनर में, ठीक है, समुद्र का पानी लिया। अब समुद्र का पानी खारा होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसमें नमक होता है। तो जब पानी भाप बन के उड़ जाएगा ना, तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ नमक मिलेगा। तो ये होती है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। यहाँ हमको मिलेगा सिर्फ नमक। या तो सूरज की किरणों से भाप बन जाएगा, इसको हम लोग गर्म करें, ठीक है, इसको हम लोग गर्म करें, तो इससे हमको यहाँ मिलेगा सिर्फ नमक। फिर बाद में ऐसे नमक मिलेगा, भाप बन के पानी उड़ जाएगा। तो ये हमारी होगी क्रिस्टलाइजेशन। तो ऐसे हो गई हमारी सारी सातों मेथड कंप्लीट। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो तुम लोग नीचे कमेंट्स में पूछो, सारे डाउट तुम्हारे क्लियर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।